हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज़ कृतिका शर्मा। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आपके एलाइड के लिए या मेंस किसी भी एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। थोड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम इसे यहाँ पर कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश, जिसे हम कहते हैं फसल विविधीकरण। तो इसे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रिक्वेस्ट रही है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसे आज हम देख लेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस इससे रहेंगे कि 40 जो वर्ड्स हैं या फिर 70 वर्ड्स के क्वेश्चंस में। उसके अलावा जो लोग अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर एक बार इन सीरीज़ को देख लीजिएगा, जो यहाँ पर मिस्टर जो आपके कुलदीप तोपवाल हैं वो लेकर आ रहे हैं। मार्क्स बूस्टर्स हैं, बेसिकली आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, मॉक क्वेश्चंस भी हैं और उनके मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप आंसर राइटिंग देखना चाहते हैं तो इन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी प्ले स्टोर। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश, या फिर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश वेयर द इकोनॉमी इज स्टिल एग्रेरियन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट। तो ये हमने जापान गवर्नमेंट के साथ चला के रखा है, वेयर एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपका थोड़ा एक जर्नल ओवरव्यू आ जाएगा कि क्या होता है, हमें कैसे डाइवर्सिफिकेशन लानी है क्रॉप्स में। तो अब इस चीज़ की हमें नीड क्यों फील हो रही है, तो यहाँ पर आप वही एग्रीकल्चर वाली बेसिक बातें लिखने वाले हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है रूरल इंडिया की तरह है, लाइक भारत है, बेसिकली एग्रेरियन है मोस्टली इकोनॉमी, एंड बैकबोन जो स्टेट की बैकबोन है वो एग्रीकल्चर ही है। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसमें से लेके 70 से 80% के जो लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, वहाँ से ही उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो अब जो आपके मेन डोमिनेंट क्रॉप्स हैं, वीट, मेज, राइस, इनसे काम नहीं चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐड किया जाए। अब उसी में डाइवर्सिफिकेशन लाने को हम यहाँ पर ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो जो भी हम उगाएंगे उसकी हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो वो कैसे करना है, बेटर मैनेजमेंट होगी, बेटर इनपुट्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, स्किलफुल लेबर होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा देखिए, सेल्फ सस्टेनिंग तो हम हैं ही, अपना सा तो हम खुद यहाँ पर गुजारा कर ही सकते हैं। हिमाचल इज़ अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट, हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो अच्छे से चीज़ें लग जाती हैं। लेकिन उससे ऊपर उठकर अब हमें जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को ज़्यादा अच्छा करना है, जिससे कि जो सोसाइटी है बेसिकली उसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक हो जाए। अब इसमें हम वेजिटेबल कल्टीवेशन को भी, या कैश क्रॉप्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कल्टीवेटेड एरिया जो ऑलरेडी है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। मेजर कंस्ट्रेंट्स के बारे में अगर आपको कहीं लिखना हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर आपने हिमाचल प्रदेश का एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वाला मैप देखा होगा तो उसमें जो टॉप वाला एरिया है आपका जोन 4 रहता है, वो आपका ड्राई एरिया है। तो उस ड्राई एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाई हैं, जबकि हम उसे एग्रीकल्चरल लैंड बना सकते हैं। उसके अलावा फार्म रोड्स या फिर मार्केटिंग, लाइक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की हम बात करते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ में है एंड इसे हम और ज़्यादा यहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। तो अब हमें ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कल्टीवेटिंग ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो जो दालें हैं, इंडिया आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है दालों का, तो यहाँ पर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी। तो देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी या आपकी इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, यानी कि जो पल्सेस हैं वो
जब आप पल्सेस लगा रहे हैं बेसिकली आपको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो जब आप कोई नया क्रॉप लगाएंगे तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे आपकी सॉइल में, तो इसका ये फ़ायदा तो है ही। उसके अलावा दाल भी हो जाएगी। तो उसके साथ में आपको इसके लिए कोई अलग से सीज़न देख के सिर्फ इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। खेत में जो आपका स्टैंडिंग क्रॉप है ये उसके साथ में लग जाती है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके अलावा अब हम अगर वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन की बात करें तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट में काफ़ी हाई वैल्यू आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स रखते हैं। उसके अलावा वी आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन इट सो फार, लेकिन इसमें हम वही डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। देखिए, एक तो है हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एक है हमारे पास माइक्रो क्लाइमेटिक निशेज, यानी कि छोटे छोटे एरिया जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक फ्रूट या प्लांट को हम उगा सकते हैं। तो उसी के लिए हमें देखना है कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे अगर बताना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर कि कीवी हम कौन सी बेल्ट में या कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाते हैं। हमने एग्रीकल्चर में ये ऑलरेडी कवर करके रखा है, हॉर्टिकल्चर में हमने अच्छे से ये सब चीज़ें देखी हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कीवी कौन से क्लाइमेटिक जोन में उगता है। तो उसी तरीके की चीज़ें कि जैसे हमने कीवी को देखा कि ये यहाँ पर उगेगा, या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, या कुछ स्पेसिफिक टाइप का कोई आपका प्लांट फ्रूट है, तो वैसे हमें उन्हें देखना है यहाँ पर। कैश क्रॉप्स की बात आ जाती है, पोटैटो, जिंजर गार्लिक, कैबेज, कॉलीफ्लावर या ऑफ सीजन कोई भी वेजिटेबल है। तो देखिए, इसमें देखा गया है कि कम से कम 10% प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है आपके फार्मर्स का, अगर वो साथ में कोई ना कोई कैश क्रॉप उगाते हैं। और एनवायरनमेंट तो हमारा अच्छा है ही, सो इसका हम फ़ायदा पूरा उठा सकते हैं। फिर बात आ जाती है वैल्यू एडेड प्रोसेस की। तो ये एक एडिशनल इनकम सोर्स हो जाता है फार्मर के लिए बेसिकली। मैंने इसमें बहुत बार सेम ही एग्जांपल दिया है कि अगर आप टमाटर उगा रहे हैं तो टमाटर का आप जैम बनाइए, चटनी बनाइए, या आगे कुछ और बनाकर बेचिए, तो उसे हम वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग कहेंगे। तो उसमें आपकी इनकम जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल टूरिज्म की। तो इंडिया में अभी इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ नहीं है। अगर आप बाहर कंट्रीज़ में देखें, इट हैज़ बीन लाइक हार्नेस सो वेल। लाइक ये वियतनाम का है एंड दिस इज़ फ्रॉम पुणे। तो वहाँ पर आसपास जो है आपके खेत हैं या फिर टी गार्डन्स हैं, तो उन लोगों को उन चीज़ों को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, या फिर टूरिस्ट को वो बैग दे दिए जाते हैं कि आप नेपाल में या वियतनाम में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, म्यांमार में, तो वहाँ पर उन्हें बैग दे दिए जाएंगे कि आप टी को खुद निकालिए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग एंड दे विल पे मनी फॉर इट ऑब्वियसली। जब यहाँ पर पुणे के अभी एक जो भी जगह है वहाँ पर रहने के लिए टूरिस्ट पैसा देगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं सिल्क रेयरिंग की। तो इसे सेरिकल्चर भी कहा जाता है। तो इसमें जो ये सिल्क वर्म है आपका, इसे पालेंगे। बचपन में क्वेश्चन आता था कि क्या इसे फीड किया जाता है, तो दैट इज़ आपका शहतूत या मलबेरी जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पर देखिए, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो बड़े ट्रेडिशनल वेज़ यूज़ कर रही हैं। सेम चीज़ वहीं पे खिलाती हैं, या फिर सिल्क बनाने के जो उनकी प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। तो हमें जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो यहाँ पर क्या कर सकती है, या जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं इसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजिकल इनपुट दे सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि कहाँ से वर्म्स लेके आने हैं, बाद में सिल्क बनेगा तो कहाँ बिकने के लिए जाएगा, इस तरीके की चीज़ें जब हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, उसके अलावा उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी बेटर हो जाएंगी। फिर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। इसमें भी सेम चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि फ़ायदे देखिए ना, फ़ायदे की ही बात हो रही है कि फार्मर को कैसे फ़ायदा होगा। अब उसने अपनी क्रॉप लगा के रखी है, वो सिर्फ उसके सहारे नहीं रह सकता है। अब गाय उसने पाली है तो एटलीस्ट उसे खाद हो जाएगी, दूध हो जाएगा उसके घर में, या उसने चिकन्स पाले हैं तो अंडे हो जाएंगे, बाद में वो उन्हें बेच भी सकता है। सो इन सब चीज़ों के फ़ायदे यहाँ पर फार्मर को पहुँचते हैं और उसकी इनकम पर इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में गाइस हम बात कर रहे हैं कि जो मेन स्टैंडिंग क्रॉप है उसे वो तो लगेगी ही, उसके साथ में हम इनकम कैसे उसकी बढ़ाएं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। मार्केट, हमें एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड करनी है। जैसे हिमाचल प्रदेश की लोकेशन अच्छी है, हम जो नेशनल कैपिटल है उसके बहुत पास में है,
जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर जो हैं यहाँ से लेके जा सकते हैं। लेकिन बात वही है, क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, और मार्केट में एक अच्छे लिंक्स बने होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होगा गवर्नमेंट के बीच में और मार्केट के बीच में, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा फार्मर को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, या फिर लिखने में आ जाता है कि इसमें क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो अब हम देखेंगे। तो बेसिकली ये हमने साइन किया था 2011 में जीका के साथ, दैट इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो यहाँ पर इसमें उन्होंने फंड किया बेसिकली सम 318 करोड़। किसके लिए? कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी और इनकम, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी थ्रू वेजिटेबल कल्टीवेशन। अगर आपने पिक्चर्स वगैरह कभी देखे होंगे, हिमाचल की साइड पे गए होंगे, तो कॉलीफ्लावर बहुत अमाउंट में इन्होंने उगाया है, बहुत अच्छे से उगाया है। तो कॉलीफ्लावर की इसमें बहुत अच्छे से बात की गई है। तो वेजिटेबल कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पर ये थोड़ा जोर डालते हैं। तो 2011 में हुआ था ये शुरू, 2018 तक का इसके पास पीरियड था। फिर ये अच्छा काम कर रहा था बेसिकली, तो इसे 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया 2020 तक। तो अभी 2019 में हमने बात की कि हमें इसका सेकंड फेज़ भी शुरू करना है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट फेज़ था उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व थे, वो थे बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना एंड मंडी। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि हमें इसे एंटायर स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट को भेजा था उसके लिए भेजा था इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या आप हमें इतना फ़ंड करेंगे। उसका अप्रूवल इज़ नॉट लाइक अभी अप्रूव नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि टीम आई थी वहाँ से, उन्होंने सारे 5 डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया हमें, श्रीकांत बालदी जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फार्मर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है और वो अपनी स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो एडिशनल यहाँ पर हम हो जाएगा ये अप्रूव, इसमें हम लिखेंगे कि एडिशनल 1100 करोड़ का ये फिर से इसमें सेकेंड फेज़ के लिए इसे अप्रूव किया गया है। एम, ये है लिखने वाली बातें। एम क्या है इसका? हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी है, फार्म के लिए रोड्स देने हैं, रोड एक्सेस देना है, वेजिटेबल कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को हर जगह पहुंचाना है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो फार्मर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है यहाँ पर अच्छा इम्प्रूव होता हुआ हमें दिखाई देगा। फिर हम बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये किसी छोटे मोटे पेपर में आ सकता है। उसके अलावा ध्यान ये रखिएगा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटीज़ की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इश्यूज़ एक बार देख लीजिएगा, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये एक पेपर छपा था जहाँ पे लोगों ने इसके अगेंस्ट लिखा था। तो उसमें लिखा था कि अभी व्हाट इज़ नॉट श्योर इज़ कि हमें किस एक्सटेंट तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कि क्या इसका नेचर रहेगा, क्या इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करती है, जो छोटे मैक्रो माइक्रो हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। सो इसे एक बार देख लीजिएगा। फिर कंक्लूजन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर छोटा आंसर था तब तो ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी लिखने के लिए। लेकिन अगर बड़ा आंसर है, अब आप उसको एंड करना चाहते हैं अच्छे से, तो वहाँ पर 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट की इंटरवेंशन भी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और जो रीजनल लोग हैं जो बेसिकली उगाने वाले हैं चीज़ें, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ योर कीवर्ड यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट इज़ 2 चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। रीजनल जो डाइवर्सिटीज़ हैं, मैंने पहले भी बात की, माइक्रो क्लाइमेटिक नीशेज़ जो हैं, छोटे छोटे एरियाज़ जहाँ पे हम डिस्कवर करेंगे कि ये वाली चीज़ यहाँ पर सही उगती है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है और वहाँ पर डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम को प्रमोट करना है। उसके अलावा ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज़ तो हम यहाँ पर लिखने ही वाले हैं। सो यही था आपका फसल विविधीकरण के बारे में। आई होप आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये कवर हो जाएगा इसके साथ।
डू कीप स्टडिंग, क्योंकि अब HPPSC का एक हफ़्ता 2 शिफ्ट हो गया है। टेंटेटिव जो डेट शीट आई थी 13 सितंबर तक एग्ज़ाम होने की बात की जा रही है, बट पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही। सो कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।